नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे जी। उनका मैं स्वागत कर रहा हूं और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर पांडे से एक ऐसे विषय पर जो कि आपको ऊपर से देखने में लगता है कि साफ सामान्य विषय है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक सिक्योरिटी डायमेंशन भी है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स भी एनालाइज करते हैं। अब ब्रिगेडियर पांडे, आज तो पिटाई विटाई करके सबको हटा दिया गया, हंगर स्ट्राइक भी खत्म हो गई। तो अभी क्या स्थिति है? आपको लगता था कि इसको और जल्दी किया जाना चाहिए था? नमस्कार सर, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी फॉर द शो। सर, आपसे बेहतर इस चीज़ को कौन समझ सकता है जो लॉ एंड ऑर्डर से इतने सालों तक आपने डील किया है। और निश्चित ही कोई भी छोटा सा मर्ज है उसको बड़ा होने देने से पहले ही उसको अगर रिजॉल्व कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन कि एक बड़ी डायमेंशन में आ जाए फिर इसके बाद हम उस पर एक्शन करें। तो ये जब शुरू में थोड़ी सी संख्या में थे और चाहे वो सोशल मीडिया या किसी और से मोबिलाइजेशन हो रहा था, तो पहली चीज उसको ब्लॉक किया जा सकता था और दूसरी बात इनको भी हैंडल किया जा सकता था शुरू में ही। और अगर ऐसा किया होता तो शायद है कि ये इस तरह से आज जैसे थोड़े इनकी तादाद बढ़ गई, थोड़े इनके एक्शंस ज़्यादा बढ़ गए और सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में भी लोगों को ये सब चीज़ें पता चली। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो दरअसल बहुत ही एक किस्म का बेवकूफ़ी जैसी बातें भी लगती है। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है कि लोग जिस तरह से भेड़ चाल में चल रहे हैं, ये जो व्यू करने की, फॉलो करने की, लाइक करने की जो ये सोशल मीडिया में प्रथा चल पड़ी है, उसके जरिए लोग मोबिलाइज हो जाते हैं बड़ी जल्दी, सोचते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं, ना ही अपने यहाँ तो वो भी नहीं हुआ हाँ, ब्रिगेडियर यहाँ पांडे। पर ये भी नहीं हुआ, यहाँ बिल्कुल तो वो भी नहीं हुआ, लोग तो मोबिलाइज करते ही बिल्कुल ही नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से अचानक उसमें जो है वो केजरीवाल की एंट्री होती है, और हाँ, केजरीवाल की एंट्री होते होते फिर उसका जो है वो डायमेंशन बदलता है, फिर और पॉलिटिशियंस की एंट्री होने लगती है। अब ये जब होना शुरू हुआ था ना, केजरीवाल की एंट्री से पहले मैंने कहा था भाई ये भी खिंच गया लंबा, इसको खत्म बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल भी सर। चीज को इतना जो है वो नासूर की तरह फिर नहीं पकड़े दिया जाना चाहिए कि बाद में ऑपरेशन की जरूरत पड़े। बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। और उन्होंने किया, फिर वो आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी आप जानते हो, कम से कम दिल्ली में तो आज भी इफेक्टिव है। तो फिर उसका फिर पता चला कि हाँ कि नहीं, फिर वो पार्लियामेंट पे मार्च करेंगे, तो फिर वो पार्लियामेंट की मार्च के बहाने आज आपने देखा, वही करीब करीब आपको याद हो जब तक केजरीवाल नया नया जब बना था चीफ मिनिस्टर, तो 26 जनवरी को 26 जनवरी को उसने व्यवधान डालने का प्रयास किया था। हाँ, बिल्कुल सर। और उस व्यवधान को दिल्ली के रास्ते, आपको ध्यान हो गई, यही बिल्कुल रेल भवन के पास में वो उसने अपना धरना दिया था, बिल्कुल सर, धरना दिया था। बिल्कुल और सर। आज भी इनकी मैक्सिमम रीच जो है वो रेल भवन तक ही हो पाई, उसके आगे नहीं बढ़ने दिया गया। रेल भवन तक भी कोई बहुत कम बीस तादाद में। बीस 20-25 लोग ही पहुंच पाए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सारा कंट्रोल में हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि साहब, यदि विश्लेषण किया जाए इसका साइंटिफिकली, जैसा कि सिक्योरिटी इश्यूज का किया जाता है, तो यहाँ तक भी नौबत क्यों आए? हाँ, बिल्कुल, यहाँ तक भी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। और दरअसल वो शुरू में जो बैंड वैंड लेके चलते हैं बारात में, वो जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं तक अगर सीमित कर दिया जाए तो फिर ये कई सारे जो दूल्हे राजा की एंट्री होती है वो नहीं हो सकती है फिर। और ये जो प्लेअप है, एक्चुअली कंप्लीट जो उनका प्लेअप है, क्योंकि ये गेम तो किसी और स्तर से खेला जा रहा है, किसी और लेवल पर एक्चुअली मैनेज किया जा रहा है और उसी तरह से फाइनेंस किया जा रहा है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी होता है एक्चुअली। और शुरू की स्टेज पे अगर रोक लिया जाए तो बिल्कुल ये नौबत आई ही नहीं।
और ये करना चाहिए था, ये हमारा भी यही सोच है कि क्यों इसको नासूर बनने दिया जाए, फिर इसके बाद हम इसको करें। हालांकि अभी भी बहुत कम था इनका जो इफेक्ट था, बहुत कम था, कोई मोबिलाइजेशन इस तरह का नहीं था, और ना ही बहुत कोई जो कमिटेड जो फॉलोवर्स एक तरह से होते हैं उस तरह का कोई सीन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। तो जैसे कि नाम है एक्चुअली कॉकरोच, वैसे ही कुछ लोग इसके साथ में जुड़े और उसी तरह की हरकतें दिखाई पड़ी और उसके बाद अभी मैनेज हुआ ये। जी, अब हमने देखा है कि इस तरह की स्थितियां जो हैं वो पहले क्या CIA इंस्पायर्ड कलर रेवोल्यूशंस हो चुके हैं, अरब बिल्कुल स्प्रिंग्स हो चुकी हैं, जेन जी हो चुका है, ये पूरी की पूरी टेम्पलेट यही दिखती है। बिल्कुल तो सर। अब आप इसका विश्लेषण करें कि साहब कि ये जो इनविजिबल वॉर है, ये आज के जो मॉडर्न वॉरफेयर में ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, और रिजीम चेंज करने का ये जो मेथड है, मुझे लगता है कि शायद ईरान में भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन बिल्कुल वो रिजीम इतनी रूथलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 10,000 लोगों को मार दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो फर्क उन्हीं रेजिम्स को पड़ता है जो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। जी हाँ, ये देखिए, ये कोल्ड वॉर के टाइम से, इनफैक्ट 70s से ये फिनोमेना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे इसी फिनोमेना को इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा तादाद में। इनफैक्ट जीन शार्प हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें 198 तरीके यस, बताए थे उन्होंने, 198 मेथड्स ऑफ 198 मेथड्स ऑफ regime change. एक्शन, रिजीम चेंज, तो वो उन्होंने बताया था। उसके अलावा एक सॉल एलिंस्की भी हैं जिन्होंने रूल्स ऑफ यस, रेडिकल्स के नाम पर एक किताब लिखी थी, और उसमें उन्होंने 13 रूल्स एक्चुअली लिखे थे। अब अगर उन 13 बिल्कुल रूल्स बिल्कुल। को और ये जो इनके 198 मेथड्स हैं, अगर इनके दायरे से देखा जाए, तो हमें लगता है कि जितनी भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जितनी भी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, ये इन्हीं में से कुछ का प्ले अप था एक्चुअली। तो अब जब हम 13 रूल की बात करते हैं, तो एक्चुअली उसमें बेसिकली ये भी कहा जाता है कि अगर आपका ग्रुप छोटा है तो आप आवाज बड़ी करें, नॉइज बहुत ज्यादा करें, जिससे कि ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, या आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। इसी तरह से इन्होंने तरीके बताए कि कुछ ऐसे चीजें करनी चाहिए जिससे लोगों के मन में फियर जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि जब फियर खत्म होगा तभी आएंगे और तभी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड तरीके हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए, और यही हर बार देखिए आप कहीं जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में एक्चुअली इनकी कोशिश ये भी होती है कि अगर जो नॉर्मल तरीके हैं, जो इनके नॉन वायलेंस की बातें इन्होंने की है, अगर वो नॉर्मल तरीके नहीं काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ इंस्टिगेशन के लिए कुछ कैटलिस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। तो उसमें कुछ या तो एक्शन के तौर पर, जैसे आपने नेपाल में देखा, आग लगा दी बिल्डिंग में, इसी तरह हमने हर जगह देखा कि ये आग वाला सिलसिला जरूर होता है। कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि एक आधी डेथ हो जाए, या एक कोई एक्टिविस्ट को के ऊपर अटैक हो जाए, तो उसके विजुअल्स हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्चुअली इनके जो जीन शार्प के जो 198 जो तरीके हैं, उसमें जो लास्ट कंपोनेंट है, 3 पिलर्स बेसिकली हैं जिसमें बांटा जा सकता है, और जो लास्ट पिलर है उसमें जो इनके रूल्स हैं और जो तरीके बताए इन्होंने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को काफी तूल दिया है, काफी इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के कई सारे तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और जैसे आपने बताया, इसका एग्जांपल हमने सर्बिया में देखा, जहां पर कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर को लोअर करने की कोशिश की गई, और उसका तरीका वहां पर ये था कि एक सेटायर का इस्तेमाल किया गया वहां पर, कि मतलब लोगों को सस्टेन करने के लिए आपको उनको ह्यूमर में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह के एंगल्स दिखे। यूथ का पार्टिसिपेशन लगभग अब सभी जगह बढ़ता चला गया। अरब स्प्रिंग में भी इसी तरह से था कि कैसे आप थोड़े से समय में एक इमोटिव इमेजरी दे के, एक जिसकी शुरू में डेथ हुई, जिसको एक्चुअली जिसका मेन रीजन था इंस्टिगेशन का, सारी चीजों का, तो उससे आप लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। फिर अलग अलग कंट्रीज ने, रशिया ने भी यूज किया। फिर इलेक्शंस के टाइम पे हमने देखा कि कई तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे इस साइकोलॉजिकल गेम का, जिसको अब कॉग्निटिव वॉरफेयर भी कहा जाता है, जिसमें कि आप इंसान के मन की या उसके दिमाग को आप कंट्रोल करना चाहते हैं,
तो इनफैक्ट 2018 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो सामने आया था, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, एक्चुअली सॉरी यूएस की एक संस्था है जिसका नाम है डार्पा। और डार्पा का बेसिकली ये डिफेंस रिलेटेड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है ये। तो ये इसमें कुछ चीजें नजर आई, और इनके जो साइंटिस्ट थे या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने बहुत डायरेक्ट एक्चुअली कुछ कमेंट्स दिए और कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, जिससे कि काफी चीजों का खुलासा हुआ। तो अगर हम इसको डार्पा को देखें, डार्पा के जो एक्शंस को देखें, तो एक इनका N3 प्रोग्राम था एक्चुअली। N3 प्रोग्राम में N3 का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन नॉन सर्जिकल न्यूरो टेक्नोलॉजी। और इसमें मेन जो चीज थी, हालांकि ऑफिशियल तरीके से इन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, और हम बेसिकली कई मर्ज हैं, कई बीमारियां हैं या कई चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन डार्पा का बेसिकली ये होता है कि वर्ल्ड ओवर जहां पे भी कोई रिसर्च हो रही है, उसका अगर डिफेंस एप्लीकेशन है तो वो उसको ओन कर लेते हैं किसी तरह से, या उसको ये अपने साथ में जोड़ लेते हैं। तो इसमें इनका जो मेन एक्चुअली कंपोनेंट है वो था कि माइंड सिग्नल्स को पहली चीज तो आप रीड कर सकते हैं बिना किसी कनेक्शन के। आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, आप रिमोट तरीके से माइंड के सिग्नल्स को लोगों के आप रीड कर सकते हैं। और दूसरा इसका कंपोनेंट था कि उसको राइट कर सकते हैं, आप माइंड सिग्नल्स लिख सकते हैं। तो अगर आप रीड कर सकते हैं, इसका मतलब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है, वो आपको पता चल जाएगी। और जब आप राइट करते हैं तो चाहे इंडिविजुअल की सोच को, उसके बिहेवियर को, उसके बिलीफ सिस्टम को, या फिर उसके एक्शंस को आप मैनेज कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल्स की जगह मास की भी जरूरत हुई कि बड़े तादाद में लोगों को अफेक्ट करना है, तो ये भी चीज हो सकती है। तो इस सिलसिले को देखते हुए कि किस तरह से ये कोशिशें समय के साथ में बढ़ी हैं, और उसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि एक्चुअली वॉरफेयर भी चेंज हुआ है। तो जो वॉरफेयर का दायरा है वो भी साथ साथ चेंज हुआ है, और इसके साथ ही जो सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, सपोर्टिव एफर्ट्स हैं, ये सारे चेंज हुए हैं। हालांकि सभी कंट्रीज इसके लिए कैपेबल नहीं थी, तो इसलिए जो सुपर पावर्स हैं या पावर्स हैं जिनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जिनकी टेक्नोलॉजीज ज़्यादा बेहतर थी, उन लोगों ने अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश की। तो अब ये देखने के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो हम लेटेस्ट वॉरफेयर की बात करते हैं वो एक्चुअली क्या है और कैसे ये वॉरफेयर इवॉल्व हुआ है। तो लगभग 4th जनरेशन वॉरफेयर तक बेसिकली जो डिपेंडेंस थी वो थी काइनेटिक ऑपरेशंस पे, मतलब फिजिकल ऑपरेशन। तो बिल्कुल। आपके अटैक होंगे, आप डिफेंड करेंगे, आपके टैंक्स जाएंगे, बॉर्डर को क्रॉस किया जाएगा, और हवाई जहाज की लड़ाई होगी। तो ये सारी चीजें थी 4th जनरेशन वॉरफेयर तक। लेकिन जैसे जैसे आप 4th जनरेशन से 5th जनरेशन की तरफ आगे बढ़े, तो उसमें फिर वो कुछ नई चीजें आती चली गई। और उसमें एक तो जो नॉन काइनेटिक एलिमेंट है उसका बोलबाला हो गया, और ज्यादा कोशिशें ये हुई कि काइनेटिक से ज्यादा नॉन काइनेटिक का इस्तेमाल किया जाए। और उसमें खासकर जैसे साइबर वॉरफेयर हो गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, उनको जो सैंक्शंस आपके और इस तरह की जो चीजें लगाई जाती थी उनका इस्तेमाल किया गया। फिर लॉफेयर, जिसमें प्राइमरीली चाइना का बहुत बड़ा फोकस हमेशा से रहा है, उनके 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी में लॉफेयर एक कंपोनेंट रहा है। तो उस तरह से, और फिर प्रॉक्सीज के ऊपर भी संजय सर, इसके ऊपर भी बहुत फोकस एक्चुअली किया गया। तो अब ये सब क्या होता था कि ये काफी कुछ चीजें अनडिनाइबल डिनाइबल फैक्टर्स के तहत आते थे, और उसमें पीछे से जो एक्शन होता था वो विजिबल भी नहीं होता था, और उसके बाद उस पे ये काम करते थे। और इसमें इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली रहा हमेशा से कि इन्फ्लुएंस करें, इंफॉर्मेशन के जरिए, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के जरिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने इसके अंदर में शामिल किया। और फिर समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो उसमें जब 6th जनरेशन की बात शुरू हुई, हालांकि 6th जनरेशन अभी फॉर्मल तौर से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें कोशिशें और इसकी तरफ पे कंट्रीज जो हैं अग्रसर कर रही हैं। और इनफैक्ट हमने लास्ट जो एपिसोड में बात किया था अपने कुछ दूसरे आयाम के बारे में, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद
मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री की भी कोशिश जो है वो मल्टी डोमेन वॉरफेयर में है। तो अब इस मल्टी डोमेन वॉरफेयर में जब 6th जनरेशन में जाते हैं या 6th जनरेशन वॉरफेयर में जाते हैं हम, तो इसमें बेसिकली कन्वर्जेंस है जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनका। तो अब चाहे आप एआई को ले लें, चाहे ऑटोनॉमस सिस्टम्स को ले लें, स्पेस कैपेबिलिटीज जो हैं उनका भी इसी के साथ समन्वय किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी है, और फिर न्यूरो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जो डार्पा से रिलेटेड बातें हमने शेयर करी। तो इन सब चीजों को करके कैसे टेक्नोलॉजीज को कन्वर्ज करें और किस तरीके से इनका इस्तेमाल करें हम वॉरफेयर में। फिर दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि ह्यूमन और मशीन को किस तरह से इंटरफेस करें। अब अगर हम डार्पा का ऑफिशियल वर्जन लें तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मन में अगर सोचे और मशीन के साथ में इंटरफेस्ड है तो वो मशीन एक्ट करने लगेगी। यानी अब उसको जाके पायलट को उसको ऑपरेट नहीं करना है मशीन को, सेंट्रल किसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे जो लोग बैठे हुए हैं और जिनका माइंड उनके साथ कनेक्टेड है, तो वो माइंड से अपने प्ले कर सकते हैं मशीन्स को। इसी तरह मशीन के एक्शंस को भी माइंड रीड कर सकता है और इसमें आपको फिजिकली आपको जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये 6th जनरेशन वॉरफेयर में आ गई। तो हम अगर बोले कि 4th जनरेशन वॉरफेयर तक हम काइनेटिक का बोलबाला था, 5th जनरेशन वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन के ऊपर में जोर था। इंफॉर्मेशन के जरिए वो इन्फ्लुएंस करना और इस तरह की चीजें करना। और अब जब 6th जनरेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मानव मस्तिष्क का कंट्रोल, तो ह्यूमन माइंड के ऊपर में कंट्रोल स्टैब्लिश करना, ये एक्चुअली वॉरफेयर के ऑब्जेक्टिव्स से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं और उसी का हमको शैडोज या उसी के रिफ्लेक्शन हमको अपनी कंट्री में भी, देश में भी दिखाई पड़ रहे हैं। और समय समय पर हम देखते हैं, आपने जिक्र किया ये 2011 का जो आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन उस समय हुआ, 2010 से इनफैक्ट 2012 तक ये ज्यादा एक्टिविटीज इसमें हुई, उसमें भी इसी तरह की चीजें नजर आई। फिर हमने आगे चल के देखा कि जो दूसरे सीए से रिलेटेड प्रोटेस्ट थे या फिर उसके बाद फार्मर्स एजिटेशन से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट थे, या फिर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं, श्रीलंका में जो हुआ उसको भी हमने एनालाइज किया उस हिसाब से। और उसके साथ साथ हमने बाकी की जगह भी देखा, चाहे वो नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। तो ये जो प्ले अप एक्चुअली हो रहा है यहाँ पर इन सारी जगह पे, तो प्राइमरली एक ही किस्म की चीजों का प्ले अप हो रहा है। और वो जो प्ले अप है, अगर हम इसको कॉग्निटिव किल चेन की तरह देखें तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कॉमन होते हैं। हाँ, किसी में एक आधा स्टेप मिसिंग होगा, किसी में ज्यादा स्टेप्स होंगे, तो इस प्रकार की चीजें नजर आएंगी। लेकिन हमें बेसिकली वो सारे जो तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स, वो नजर आते हैं। तो जो ट्रेडिशनली स्टैब्लिश हो रहा है कि कॉग्निटिव वॉरफेयर में जो किल चेन इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, जो भी डीप स्टेट हैं और फिर उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एजेंसीज हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, तो इसमें सबसे पहले तो ये रेकी करते हैं एक्चुअली। और अगर वो फ्रेश एरिया है, जैसे नेपाल में पहले फर्स्ट टाइम हुआ, तो वहां पर रेकी करने की जरूरत पड़ी और आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ी कि क्या मानसिकता है लोगों की। और ये सारी रेकी जो होती है वो फिजिकल रेकी नहीं, एक्चुअली ये डिजिटल रेकी होती है। तो ये डिजिटल तरीके से ये चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और जहां पर पहले से आपने ये कर लिया है और थोड़ा बहुत वहां पर आपने अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर लिया है, जैसे हमारे केस में क्या था कि अभी जितने आंदोलन हुए हैं वो सारे आंदोलन से अलग अलग किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में या उनकी पकड़। मैं इसी पे एक सप्लीमेंट्री पूछ सकता हूँ क्या? क्योंकि इफ यू रियली लुक एट सॉल एलेंस्की's रूल्स फॉर रेडिकल्स, हाँ जी सर, तो ये जो सीजेपी जो फेल हुआ है, हाँ सर, उसको मैं ये देखता हूँ कि वो एक्चुअली जो क्लासिक रूल्स हैं उसके वायलेशन किए हैं उसने। बिल्कुल। और उसमें जैसे इसका रूल 6 है, वो कहता है कि अ गुड टैक्टिक इज वन योर पीपल एंजॉय। अब
ये जो इन्होंने प्लेबुक की ये पुरानी पड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी में ये है कि साहब कि tactic that drags on too long becomes a drag। बिल्कुल तो बिल्कुल ये देखने में मुझे तो ये दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो CJP वाला था, it continued a tactic that has become too old, it's become old fashioned। बिल्कुल सर, तो इसमें न्यूनेस नहीं था। इन्होंने उसको जो है कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया नहीं, वही चीज फिर से रिपीट कर दी। अगर फार्म लॉज वाला देखें या सबसे पहले जब CAA वाला हुआ था तो वो काफी नॉवेल्टी थी उसके अंदर, बिल्कुल और शुरू में लोगों का काफी उसने ध्यान एंगेज किया। बहुत अलग अलग तरीके के लोग, खासतौर से जो आंदोलनजीवी होते हैं, वो तो तुरंत वहां पहुंच गए थे। यहाँ तो आंदोलनजीवी ही नहीं पहुंचे। बिल्कुल और अब जाके जब आफ्टर आम आदमी पार्टी ज्वाइंड इन, और वो आपके AISA जो है, इसका जो CPI-MLL का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आया। AISF आया जो CPI का है, SFI आया जो CPM का है। तो लोगों ने देखा कि साहब कि ये तो वही लोग हैं पुराने आंदोलनजीवी, वही लेफ्ट कम्युनिस्ट आम आदमी। तो then it became a totally divorced from people's own experiences। बिल्कुल सर। That is the reason for its failure। आप क्या कहें? हाँ, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें सिर्फ 6th रूल नहीं, इनके कई सारे रूल्स इसमें वायलेट हुए हैं। पहली चीज तो जैसे आपने बोला कि एक तो इनका अनएक्सपेक्टेड एक्शंस करने की जरूरत होती है, तभी लोगों में इंक्विजिटिवनेस होती है और तभी लोग उसमें आने की कोशिश करते हैं। फिर एक रूल ये भी है कि इंस्टीट्यूशंस को अपने ही रूल के को यूज करके आप उनको फिक्स कर दो। अब ये क्या हुआ है, make the enemy live up to his own rules। रूल्स। तो अभी एक्चुअली क्या तो हुआ है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और इसीलिए सर क्या है कि आप जब काउंटर इंफॉर्मेशन या काउंटर साइकोलॉजिकल और इस तरह की चीज करते हैं तो वो डेमोक्रेसी को सूट नहीं करता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें कि जब से ये खासकर फार्मर्स ऑन एजुटेशन वगैरह जब चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने भी एक्चुअली अपने तंत्र बनाए हैं, और गवर्नमेंट ने जो अपने तंत्र बनाए हैं उस तंत्र की वजह से बहुत जल्दी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, चीजों को, की प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, और उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना है जिससे कि उनको कंट्रोल्ड उसमें रखें। और ये भी ना हो कि लोग हल्ला मचाना शुरू कर दें कि एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजों का। तो आई थिंक इनको जब हम कह रहे हैं कि ये रूल्स को फॉलो नहीं किए हैं और सही तरीके से जैसे बाकी के आंदोलन हुए हैं उस तरीके से इन्होंने नहीं किया, एक बहुत नोविस के तरीके से इन्होंने काम किया, तो उसके साथ साथ हमें लगता है कि गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ने भी जो सिस्टम बनाए हैं, चाहे वो मॉनिटरिंग के सिस्टम हो, चाहे थोड़ा बहुत अवेयरनेस का लेवल भी बढ़ा है। फिर आप जैसे लोग जो चैनल्स जो चला रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ा है एक्चुअली, क्योंकि हर एक प्रोग्राम जो आप लोग करते हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में लोग देखते हैं, उससे अवेयरनेस और एक थॉट प्रोसेस तो बनता है। और तभी क्या होता है कि जब शुरू होती है कोई चीज की रिपीट होना शुरू होती है, या फिर सोशल मीडिया में जैसे हैशटैग्स जो करने लगते हैं या वीडियोस जो चलने लगते हैं, तो लोग थोड़ा सा अब स्केप्टिकली भी देखने लगे हैं। पहले जैसे था कि लोग चल पड़ते थे, बस आगे देखा नहीं, पीछे देखा नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं मालूम कि इसके बारे में क्या है। और इस बार भी नजर आया, जैसे एक लेडी का वो वीडियो आ रहा था सोशल मीडिया में, जिसको जो वो बोल रही थी कि अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो अब्दुल कलाम, और उसको ये तक नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या फर्क है। लेकिन फिर वो चले जा रहा था, और आप जितनी भी रीपोस्ट हो रही थी उसकी वीडियोस, आप देखिए काफी तादाद में एक्चुअली वो हो रही थी, लेकिन अब इनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी। और इसीलिए क्या हुआ कि जो इंटेंसिटी है और जिस तरह का ये आर्क ऑफ इन्फ्लुएंस है वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए ये लोग एक्चुअली। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह इसका से अगर जो सक्सेसफुल है, जैसे मान लीजिए नेपाल वाला सक्सेसफुल हो गया, नेपाल वाले में ऐसे क्या एलिमेंट्स थे जिसने उसको सक्सेसफुल बना दिया? ऑफ कोर्स स्केल इज अनदर पार्ट,
अब इंडिया का स्केल इतना बड़ा है कि नेपाल यहाँ रेप्लिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि नेपाल इज स्मॉलर देन आई थिंक इंडिया के स्टेट्स के हिसाब से चलेंगे तो शायद उसका नंबर 12वां 13वां आएगा in terms of population and area. So why did that succeed? सर वो एक तो कारण जो आपने खुद ही बोला कि वहां पर क्या था, जो इनका जो सिंथेटिक रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये इस तरह की कैंपेन से, और जिस तरह के वातावरण में चीजों को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनका वाला जो एलिमेंट होता है वो ऐसी छोटी जगह पे काम कर जाता है, बिकॉज दे आर एबल टू फ्लड ओवर द नॉर्मल पॉपुलेशन। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, जेंजी भी काफी ज्यादा है, और बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं जो नेशनलिस्ट भी हैं और जो चीजों को देखना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये करते हैं तो फ्लड नहीं कर पाते हैं। अब जब हम नेपाल की बात करें तो हमने जब इसको एनालाइज किया था तो हमने देखा कि ये किल चेन का जिसकी बात किया मैंने, इन्होंने सीडिंग किया नैरेटिव का वहां पर, फिर वो पूरा का पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया के जरिए वो गया इनके डायस्पोरा में, जहां पर उसका एम्प्लीफिकेशन हुआ, फिर इसका एम्प्लीफिकेशन हॉलीवुड में हुआ, फिर इसके बाद इसका एम्प्लीफिकेशन बॉलीवुड में भी हुआ, और उसके बाद जब एक्चुअल काइनेटिक में मोबिलाइजेशन की स्टेज आई तब तक इन्होंने दोबारा से नेपाल में उसको, उस पूरे नैरेटिव को और पूरा सोशल मीडिया का जो चल रहा था एक्टिविटी, उसको दोबारा से नेपाल की पॉपुलेशन के बीच में लेकर आए ये। तो उससे क्या हुआ कि एकाएक भड़का ये, और नेपाल की जो गवर्नमेंट थी, नेपाल की जो संस्थाएं थी, वो इसके लिए कैपेबल नहीं थी कि वो इसको मैनेज कर सके, और खासकर उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी जो एक्शंस लिए वो एक्शंस एक्चुअली आग में घी डालने वाला काम कर दिया, rather than की managing it, controlling it and keeping it below the threshold level. So this is how it succeeded in Nepal. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड लेवल पे ये आ ही नहीं पाया, और जब ये इसमें ये भी जंप किए, आपके वांगचुक जी भी जंप किए, तो पहली गलती तो ये थी इसमें कि ये उनका खुद का नैरेटिव नहीं था, या उनका खुद का वो इनफैक्ट वो एक तरह से यूज किया ज्यादातर लोगों का इंप्रेशन ये था कि ये ही इज ए मर्सनरी फॉर हायर। ये साफ साफ क्लियर हो गया, क्योंकि ये जब चला और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया, नॉर्मली क्या होता है कि कोई मूवमेंट होता है तो एक व्यक्ति विशेष से अगर जुड़ा होता है, जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट था, तो अन्ना हजारे की जो क्रेडेंशियल से क्रेडिबिलिटी थी वो उसके साथ ही जुड़ा रहा हमेशा से, अन्ना हजारे की जो पास्ट था उसके साथ जुड़ा रहा, और जब उन्होंने आंदोलन किया तो एक ऑर्गेनिक जो सपोर्ट था वो उनको मिला। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक हो गया, और ऐसे लगा कि जैसे ही इज ट्राइंग टू माउंट ओवर समथिंग, ये कॉकरोच के ऊपर करके सवारी करके ये थोड़ा सा रेलेवेंट होना चाहते हैं, ये खुद को दोबारा से रेलेवेंट बनाना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें हुई, और इसके बाद जब कोई उसको नहीं किया गया, और दूसरी बात ये भी है बीच में आ रही थी, जो मुझे लगता है कि इसमें संभावनाएं हो सकती हैं कि इनका जो इनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा भी था कि कुछ हो जाए इनके साथ इस तरह से, जिससे कि ये जो पूरा मूवमेंट है उसको आग थोड़ा सा और मिल जाए। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये चीजें इंश्योर की, कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इंश्योर किया कि ऐसा कुछ अनटूवर्ड नहीं हो जिससे कि फालतू में इस बात को तूल ना मिले। तो इसलिए शायद जेन जी ने भी इंश्योर किया, क्योंकि जेन जी ने भी किया। टिपिकली इनका कहना था कि साहब कि ये जो है इनका जो गुस्सा है वो नीट एग्जामिनेशन की वजह से है। वो नीट एग्जामिनेशन वाला एक भी बंदा उस क्राउड में नहीं था जो नीट एग्जामिनेशन के लिए अपियर हुआ हो या होने वाला हो, क्योंकि जो अपियर हुआ होगा वो सेकंड वर्जन के लिए जो नीट रीटेस्ट हो रहा था उसमें बिजी था, और जो नहीं हुआ था वो तो खाली था ही तो था। आपने देखा होगा कई लोग आए थे उसमें, जिनसे पूछा जा रहा था, उसने कहा भाई तुमने क्या कर रखा है? उन्होंने कहा साहब मैंने एमए कर रखा है। तो तुम एमए कर रखा है तो तुम नीट कैसे दोगे? तो उसने नारे लगाने शुरू कर दिया कि बस यही अन्याय तो हम समाप्त करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं नीट दे सकते। ये उन्हीं का एक्चुअली वो खुद के ही पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी मार लिया एक्चुअली ये करके। और दूसरा चीज ये भी देखिए कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी इसलिए भी नहीं बनी आगे चल के कि जब नीट का एग्जाम हुआ तो किसी ने नीट के बारे में बात नहीं की,
जो लोग पास हुए उनको कोई कॉन्ग्रेचुलेट करता, कोई कुछ करता, तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उस पर्टिकुलर इशू को जिसको लेके आप चल रहे हैं, उससे आपका दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। और आई थिंक ये जो नेशनलिस्ट ऑन द इंटरनेट हैं अपने, उन्होंने इन चीजों को बहुत उठाया और इन चीजों को बहुत काउंटर भी किया। तो आई थिंक जो नेमिंग एंड शेमिंग उसके बाद लोगों ने खुद किया इसके बारे में, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे जब डिस्कशन हुआ और क्लैरिटी लोगों को मिली और ये सारी चीजें हुई, तो इसकी वजह से आई थिंक इनका जो नॉन स्टार्टर था, शुरू से ही नॉन स्टार्टर था, और ये कुछ कोशिश किया इन्होंने, ओवर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं किया, बिकॉज इनके जो मेथड्स थे वो शायद ठीक नहीं थे। और ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो एक्चुअली बहुत ही अपरिपक्व लोगों के द्वारा चलाया गया, जिनकी खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं, जिनका खुद का अपना कोई पास्ट ठीक ठाक नहीं है, ना वो बोल सकते हैं कोई चीज। ये कम्युनिकेशंस के फील्ड में अपने को बताते हैं कि कम्युनिकेशंस के फील्ड में या मीडिया के उसमें इन्होंने कोर्स किया है या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये खुद कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज कन्वे नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से बिल्कुल ये सब ठप सा पड़ गया, और शुरू से ये नॉन स्टार्टर था। और शायद ये बात गवर्नमेंट को भी पता थी, और गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे अंकुश लगा के रखा हुआ था। तो हालांकि फिजिकली शुरू में इन्होंने नहीं रोका, लेकिन आई एम श्योर कि दे मस्ट बी। एक्चुअली जो क्राउड थी वो तो केवल आज ही आई है, और आज के पहले तो कोई क्राउड थी ही नहीं, नेवर एक्सीडेड 500 पीपल। और 500 भी तब होती थी जब वो ब्रेड पकौड़ा वगैरह सर्व होते थे, उस समय होती थी वो। बट टुडे मार्च के लिए यू सडनली सॉ कि साहब की 3000-4000 लोग आ गए, देयर वाज अ स्वेल इन द क्राउड। दैट ऑब्वियसली शोज कि भाई कहाँ से, जहाँ से भी प्लानिंग हो रही थी, उसने जो है अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया। जो टिपिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो तौर तरीके होते हैं क्राउड मोबिलाइजेशन के, वो आज दिख रहे थे बिल्कुल। तो देवर पॉलिटिकल पार्टीज बिहाइंड इट, एंड आई थिंक दैट इज आल्सो द सीड फॉर इट्स फेलियर। ये जो था वो एक स्वतः स्फूर्त या एक नेचुरल आउटपोरिंग नहीं थी, इट वाज समथिंग दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड। दैट इज आल्सो द रीजन फॉर इट्स फेलियर। बिल्कुल। और ज्यादातर जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इस तरह के होते हैं, कई तो काफी लोग तो पेड वर्जन वाले होते हैं, जो जिनको कुछ मिला होता है दिहाड़ी। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो आप जब वो टपली गैंग को देख लीजिए ना, वो आपको हर छोटी मोटी या बड़ी प्रोटेस्ट में सब में दिख जाएगा। बिल्कुल। तो कश्मीर में भी हमें यही सब चीजें नजर आती थी एक्चुअली। और जब वहां पर ये प्रोटेस्ट दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, जरा वहां के जो है वो आप जो देखा होगा, स्टोन पेल्टिंग मॉब और वो सब जो हुआ करते थे वो। सर मैं 2-3 चीजों पे बहुत मतलब दे आर लिटिल मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक तो आपने बोला स्टोन पेल्टिंग का, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था एक्चुअली स्टोन पेल्टिंग वाला। और उसमें इनकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके नाम थे कई वाले, कोई वलगार नाम था, कोई कल्लू नाम था, कोई ये कालिया, इस तरह के। और इनके क्या होता था कि जो पैसे आते थे वो बाहर से पैसे आते थे, और इनके जो लीडर्स थे उनको बांटे जाते थे और उनको टास्किंग होती थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि संडे मार्केट एक लगती थी वहां पर, तो सबको वहां स्पेस दे रखी थी संडे मार्केट को। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखा था, बिकॉज वहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट सेपरेटिज्म चलता था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी, तो वो सब चीजों की वजह से। तो इस तरह से उन्होंने इकोसिस्टम बनाया हुआ था, और जब भी कुछ होता था तो ये लोग आते थे। एक तीसरा एलिमेंट होता था इनका, जो कि ड्रग्स था। ड्रग्ड थे जो लोग, ड्रग एडिक्शन वाले जो लोग थे, तो उनको बताया जाता था कि एक शॉट मिलेगा तुमको, तुम 2 घंटे ये करो, इसके बाद इतने बजे तुमको ये मिलेगा, एक डोज मिलेगा तुमको। तो ऐसे करके बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इनकी एक्चुअली चीजें थी। रेट भी फिक्स थे शायद इनके ना? हाँ, रेट भी फिक्स थे सर। दुकान वालों का तो ये था कि आप 1 दिन 2 दिन आप प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी दुकान में आप अपना काम करो, पैसे कमाओ, तो तुमको अलग से नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाकी जाते थे इम्प्रॉम्प्टू या जो मोबिलाइजर्स होते थे इनके, तो क्या हुआ कि एक हमने डीडी से सीरियल पास करवाया, और सीरियल बनना था डीडी के लिए ही एक्चुअली, और उसका नाम था ये पत्थर ये लोग। तो जिसके लिए पास करवाया, तो जो प्रोड्यूसर्स थे, तो उनके साथ कंडीशन थी हमारी कि जब आप करोगे तो हम भी चलेंगे साथ में आपके। तो हम गए साथ में।
तो जब साथ में गए और लोगों से बातचीत होती रही और जब चीजें खुलासा हुआ, तो हमने उनको बोला कि आप तो बड़े प्रोफेशनल टाइप के लगते हो, तो आपके लिए क्या मैटर करता है? बोलता सिर्फ एक चीज मैटर करती है, पैसे। तो मैंने बोला कि भाई पैसे मैटर करते हैं तो हम किसी के खिलाफ भी करवाना चाहें तो कर दोगे? तो वो साफ साफ बोलता है सर 20,000 रुपए दीजिए, अभी 1 घंटे में गिलानी साहब के घर पे स्टोन पेल्टिंग करवा देते हैं। तो ये समझ में आई कि वहां पर सिर्फ पैसा चलता है, बाकी कोई चीज का कोई मतलब नहीं है, कि कोई ऐसा लव लॉस्ट नहीं है या क्या करना है। तो इसको इन्होंने एक जैसे कॉन्फ्लिक्ट को आप कॉमर्शियलाइज कर लेते हैं, तो एक उस तरह का एक्चुअली मुद्दा था वहां के लिए। तो ऐसे चीजें वहां पर आए दिन हमको नजर आती थी कि किस तरह से ये ऑर्केस्ट्रेट होता है और किस तरह से कंट्रोल होता है, किस तरह से मैनेज होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक्चुअली ये फ्यूनरल प्रोसेशन होते थे। तो फ्यूनरल प्रोसेशंस एक्चुअली थे रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, रेडिकलाइजेशन को और फैलाने का। दिस वाज वन ऑफ द की इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली। तो कुछ जो वहां के लोकल्स थे उनसे मेरी बातचीत हुई, और मैं हालांकि इट वाज अ रिस्क दैट आई टुक, आई लैंडेड अप इन पलहालन। एक प्रोसेशन था वहां, एक टेररिस्ट की डेथ हुई थी, तो एक प्रोसेशन वहां पर होना था, फ्यूनरल प्रोसेशन होना था। तो वहां पे जाके हम किसी तरह से शामिल हो गए उसमें, हालांकि हम पीछे थे और जो भी। तो एक सेट पैटर्न था उसका कि शुरू में क्या होगा, कुछ लोग आएंगे, वो ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, जो फादर हैं मदर हैं उनको ट्यूटर करना शुरू कर देंगे कि आपको यही बोलना है और यही सेंटेंसेस आपको यूज करना है। फिर कुछ एक 8-10 लेडीज आती थी जिनको रुदाली ब्रिगेड बोला जाता था लोकल लैंग्वेज में, वो छाती पीट के और चिल्लाना शुरू करना और ये चीजें करना। तो उसका पूरा एक सिस्टम था इनका। फिर एक तीसरा ग्रुप आएगा जो फ्यूनरल प्रोसेशन को लीड करेगा और जो लोगों को मैनेज करेगा। तो बहुत ही वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एक्चुअली सिस्टम था। और फ्यूनरल प्रोसेशंस जो थे वो रिक्रूटमेंट मेला की तरह भी यूज किए जाते थे। हाँ एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसकी तरह भी यूज करते थे, क्योंकि इमीडिएटली जब फ्यूनरल प्रोसेशन होता था तो कुछ लोग ऐसे थे जिसको कि दे यूज्ड टू पास अ वर्ड कि जो इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि उस टाइम पे इमोशन सबसे ज्यादा हाई होते थे जिस तरह की एक्टिविटी ये करते थे। तो उसके बाद इमीडिएटली उनको कुछ ना कुछ लोग मिल जाते थे एक्चुअली। तो फिर इसके बाद उनको वो अपने फोल्ड में ले लेते थे और आगे की कार्रवाई जो चलाते थे। इसी तरह से जब सोशल मीडिया में ये सब चीजें जाती थी, इनकी फोटोग्राफ्स, लोगों के भाषण, लोगों की एक्टिविटीज, वीडियोस, तो सोशल मीडिया में भी इसी तरह से रिक्रूटमेंट होता था। तो ये दोनों तरीके एक्चुअली इस्तेमाल करते थे और ये दोनों तरीके से ये किसी तरह से इंसर्जेंसी को लाइव रखने की कोशिश करते थे। इतना इंसर्जेंसी जो थी, कश्मीर की इंसर्जेंसी की अगर बात करें तो इतनी वेल ऑर्गेनाइज थी, इतनी वेल ऑयल्ड थी, सब कुछ होते हुए भी ऐसा कैसे हुआ कि 2019 के बाद में पूरी तरह से कोलैप्स हो गई? सर ये बेसिकली जो नेटवर्क था, तो नेटवर्क को धीरे धीरे गवर्नमेंट पेनिट्रेट करना पहले से ही शुरू कर दी थी। हालांकि जब जॉइंट गवर्नमेंट बनी थी, जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो अगर उसका आप स्ट्रक्चर देखें तो हर मिनिस्ट्री में अगर मेन मिनिस्टर जो थे वो पीडीपी के थे तो उनका जो जूनियर मिनिस्टर था वो बीजेपी का था। तो इन्होंने पूरे सिस्टम को सही ढंग से एक्चुअली पेनिट्रेट किया, समझा एक तो कि क्या है, कैसे मैकेनिज्म्स काम करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कुछ ऑलरेडी मैकेनिज्म्स को लाना शुरू कर दिया। लेकिन बियॉन्ड पॉइंट आप जब तक आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं करते तो बियॉन्ड पॉइंट आप एक्शन नहीं ले सकते थे। जैसे अब वहां पर अगर आपका जैसे ये था जेके बैंक था मान लीजिए, अब उसके जो सिस्टम्स थे सारे सब कंप्रोमाइज थे। अब उसके लिए आपको स्टाफिंग करने की जरूरत है जो इससे थोड़ा अलग हो। इसी तरह से आपका जो लैंड का चीज है, जो ऑफिशियल्स थे वहां पर, उनको मैनेज करने की जरूरत है। आप किसी के अगेंस्ट में एक्शन करना है, फिर आपको स्टाफ भी थोड़ा सा मिक्स एगमट कैडर के लोगों को लाने की जरूरत थी। तो ये सब तब नहीं हो सकता था जब तक आप 370 का एब्रोगेशन ना हो। तो इसलिए आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो जो रियल कंट्रोल है वो एलजी के पास में आ गया और उन्होंने धीरे धीरे करके सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू किया। तो इसलिए ये जो नेटवर्क्स हैं ये डिसमेंटल हुए। आपके पैसे का मुझे याद है एक समय पर जब ये वेस्टर्न यूनियन वाला और बाकी के मनी ट्रांसफर्स रोक दिए जाते थे, तो मुझे बहुत सॉलिड मतलब ये एक तरह की इंफॉर्मेशन मिली कि अब आप जो बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, जो काफी तादाद में जाते हैं, 10 से 15 हजार बच्चे जाते हैं जो बाहर
मेडिकल करने के लिए या कोई और कोर्सेज करने के लिए जाते हैं, तो खासतौर उनको से क्या ईरान किया जाता है? हाँ, ईरान में ईरान, उनका कोटा है। यूक्रेन, हाँ यूक्रेन में और बहुत जगह जाते हैं। तो ये सब पैसे का खेल होता है। तो अब जैसे मान लीजिए 40 लाख रुपए एक स्टूडेंट ने देना है, पूरे कोर्स का अगर देना है, तो उसको बोल दिया जाता था कि ये 40 लाख रुपए यहाँ पर दे दो, पहुंचा दो, तुम्हारी फीस भर दी जा चुकी है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स थे ये बड़े लागू हुए। यहाँ पर जो जमीनें थी, काफी लोग ऐसे थे जो मुजफ्फराबाद में बैठे हैं या बाहर पाकिस्तान में बैठे हैं, उनकी जमीनें यहाँ पर थी, तो वो वहां से ऑर्डर आता था कि ये वाला प्लॉट बेच दो और ये आप इसके पैसे यहाँ पहुंचा दो। तो ये नए नए तरीके इन्होंने लगाने शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को भी समझ में आता रहा, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे एक्सरसाइज कंट्रोल करना शुरू किया। और जब इनका नेटवर्क डिसमेंटल हुआ, आई कैन रिकॉल, एक कुपवाड़ा में एक वो मिला था, इनका खजाना मिला था एक्चुअली, दैट वाज काइंड ऑफ कैश का, जैसे बैंक में होता है उसी तरह का इनका सिस्टम था। उसमें इतने पैसे थे जो मिले थे उस टाइम पे कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि इस तरह की करेंसी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर होगी या कहीं पर हो सकती है। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने इसको कर दिया, कंट्रोल करना शुरू किया। ऑफिशियल्स जो थे वो जो कॉम्प्रोमाइज्ड थे, जो डिसीजंस लेते थे फेवर में पाकिस्तान के और वहां से कॉल्स पे एक्ट करते थे, उनके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू हुआ। एगमेट कैडर के जो लोग वहां पर थोड़े से स्थायी रूप से काम करना शुरू किए, तो इकोसिस्टम चेंज हुआ। और जब इकोसिस्टम चेंज हुआ तो फिर ये काबू में आ गया। जी जी, इंटरेस्टिंग। मैं भी एक और हम देख रहे हैं कि वेरी वायलेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट वी हैव सीन इन मणिपुर। हाँ जी सर। उसके क्या डायमेंशंस हैं? बट बिकॉज दैट इज नॉट एग्जैक्टली द कश्मीर टाइप और सीजेपी टाइप, उसका डायमेंशन एक अलग ही डायमेंशन। हाँ बिल्कुल सर, इसका डायमेंशन अलग है, लेकिन कोर जो है हर एक डायमेंशन का वो पैसा ही होता है, फाइनेंस ही होता है। यहाँ का डायमेंशन जो मुझे समझ में आया, हालांकि मैं उस पीरियड में नहीं वहां पर गया, लेकिन यहाँ पर यह समझ में आया कि जो ड्रग्स का सिस्टम था वहां पर जो चल रहा था और जिस तरह से लोग को एग्जिस्ट कर रहे थे, वो सारी इक्वेशन डिस्टर्ब हुई। और वो डिस्टर्ब कैसे हुई कि जब अफगानिस्तान में जो अफीम का प्रोडक्शन और इन चीजों का प्रोडक्शन जब वहां पर रोक दिया गया, जब वहां पर उस पर बैन लगा और वहां से वो चीजें आनी बंद हुई, तो फिर क्या हुआ कि जो केमिकली क्रिएटेड मैन्युफैक्चर्ड जो होते थे ड्रग्स, उसका इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हुआ और प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो अब क्या हुआ कि एक नया इकोसिस्टम एक्चुअली बना। तो नया इकोसिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और वो था मेजर उसका कारण। और उसके बाद जब स्टेटस को क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो फिर वो मैती और कुकी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुई वो चली और वो चलती रही। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द प्राइम रीजंस जहां जो कि मणिपुर में हुआ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं दूसरी चीजों में। फिर आप लैंड कंट्रोल की बात आ जाती है, फिर इसके बाद आपका जो सिस्टम के ऊपर में आपकी प्रेजेंस है वो सारी उभर के आने लगती हैं कि किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, किसको कितनी पोजीशन मिल रही है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें सारी आनी शुरू हुई। पर आई थिंक जो प्राइम रीजन था दैट वाज रिलेटेड टू द ड्रग्स ओनली। Yes. Money makes the mayor go. That Money is makes- the sum and substance of all this. Absolutely. तो फ्यूचर में किस तरह का देखते हैं आप? ये इसके ऊपर तो सिनेरियो बिल्डिंग होती रहती है। बिल्कुल सर। देखिए फ्यूचर में जब हम इस पर्टिकुलर डोमेन की बात करते हैं, तो चूंकि आप चैलेंज कर रहे हैं उन सारे पावर्स को जिन पावर्स ने पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल रखा, अदृश्य रूप से जिन्होंने चीजों को मैनेज किया और कंट्रोल रखा। 2014 के बाद से थोड़ा ये सारी चीजें चेंज हुई और हम पावर्स को भी कंट्रोल वो चैलेंज करना शुरू किए। और उसके बाद जो उनका जो सिस्टम था, यहाँ पर तंत्र था, आपने एनजीओज को खत्म करना शुरू किया, फिर आपने ऐसे रेगुलेशंस लेके आए और बहुत सी चीजें जो हुई गवर्नमेंट के स्तर पर, उन चीजों से और भी ज्यादा ये लोग भड़के और इनकी कोशिश ये रही कि हमें गवर्नमेंट को चेंज करना है, हमको पर्सनालिटीज को डिसलॉज करना है। तो घूम घुमा के सारी चीजें एक ही चीज पे केंद्रित हो जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत सिलसिलेवार तरीके से चली है, हालांकि अभी भी बहुत से गैप्स हैं।
जिस तरह से हम बाकी के जो वेपन सिस्टम्स हैं, बाकी के जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको हम एनहेंस कर रहे हैं, तो आई थिंक ये फील्ड में भी हमें करने की जरूरत है। और 4-5 चीजें हैं जो मुझे समझ में आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जो भेड़ चाल में चल पड़ते हैं कि एक नया हैंडल आता है और सडनली उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं। सर वो तो आपको भी पता है कि दैट वाज हाँ नॉट ऑर्गेनिक। हाँ एग्जैक्टली सर, बट एक और इसमें कष्ट है। कष्ट ये है सर कि जैसे मुझे लगता है कि ये गंगा बह रही है, अगर इसमें भी मैं इसी डायरेक्शन में चल पड़ूंगा तो मेरी भी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। तो ये भी एक थोड़ा सा लोगों को समझने की जरूरत है, और लोगों को इसके बारे में डर की भी जरूरत है कि अगर आप जो इस तरह से फॉलो अप चल रहा है आपका, और तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर आपका कम हो जाएगा तो फिर इनऑर्गेनिक को आप धीरे धीरे मैनेज कर लोगे। तो एक तो अवेयरनेस वाली चीज है। दूसरा सर रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलेशंस आए भी हैं, काफी रेगुलेशंस आए हैं, जिसमें आप चाहे वो इंटरनेट की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, इन चीजों के ऊपर में। लेकिन भारत जिस किस्म की डेमोक्रेसी है, जिस तरह की पॉपुलेशन है, चाहे वो तादाद में हो, चाहे वो एक तरह से लेस अवेयरनेस एक्चुअल चीजों की, उन चीजों को देखें, तो ये है जो हमें देखने की जरूरत है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, डेटाबेस हमको बनाने की जरूरत है। और डेटाबेस काफी कुछ बना भी है, चाहे वो फेस रिकॉग्निशन के थ्रू आप डेटाबेस बनाएं, चाहे फिर आपका क्रिमिनल एक्टिविटीज के से रिलेटेड बनाएं, जो हो भी रहा है, बहुत भारी तादाद में हो रहा है। और आई थिंक इसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है, और उसी का रिफ्लेक्शन कुछ हमको नजर आ रहा है कि हम जल्दी एक्ट कर पा रहे हैं और हम चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। चौथी चीज है प्रोसेसेस, प्लेटफॉर्म्स एंड पीपल। ये हमें बहुत जरूरत है, जिससे कि हम मॉनिटरिंग कर सकें, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकें, और उसके बाद फिर उनको एक्ट कर सकें। और सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंडेट मिलने की जरूरत है इस फील्ड में कि आप किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये कष्ट जरूर है कि वही वो फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारी चीजें, राइट्स और ये सब चीजें आ जाती हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए आई थिंक बहुत कुछ किया जा सकता है। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप टू एक्ट। और ये जब सारे मैकेनिज्म्स काउंटर करने के लिए हमारे बनते चले जाएंगे, तो आई थिंक थिंग्स विल कीप कमिंग अंडर कंट्रोल। बट ये सब डायनेमिक हैं चीजें। आज हमने जो बना लिया है, कोई जरूरी नहीं कि कल के लिए वो लागू हो। तो हमें बहुत डायनेमिकली इस पे इम्प्रूव करना है, और हमको काउंटर्स जो इनके हैं वो हमको तैयार करते रहना है समय समय पर। जी, तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपोजिशन ब्रिगेडियर पांडे, और थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा का पूरा जो सीजेपी आंदोलन है, तो इसकी आपने पोल खोल के रख दी है और लोगों को भी, जो हमारी ऑडियंस है विच इज़ वेरी इन्फॉर्म्ड, वो भी है आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकेगी कि भाई अभी जो ये जो इनविजिबल वॉर जिसको बोलते हैं, 5th and 6th जनरेशन वॉरफेयर, उसमें ये हमारा सीजेपी कहाँ ठहरता है। और सीजेपी के तो हमने ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो इसकी पूरी स्वॉट एनालिसिस भी कर ली और हालांकि हम ऐसा कभी करेंगे नहीं, बट somebody कैन कम टू अस फॉर कंसल्टेशंस कि भाई ये काम जो है करने भी है तो कैसे करना। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर, वी आर रेडी Sorry, टू। we are not here to advertise our fare, but certainly we know a thing or two about these things. तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर पांडे, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।